नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 5 राज्यों के चुनाव, बल्कि कहें 4 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। मतलब 29 अप्रैल को बंगाल में आखिरी दौर का मतदान हुआ। उसके बाद मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। बाकी राज्यों में पहले हो चुकी थी। उसके बाद शाम को जो है एग्ज़िट पोल आए। एग्ज़िट पोल ने हमको आपको कोई नई बात नहीं बताई। जो ओपिनियन पोल कह रहे थे उसके बीच में जो चर्चा चल रही थी वही एग्ज़िट पोल भी बता रहे हैं कि ये भी जीत सकता है, वो भी जीत सकता है, ये भी हार सकते हैं, वो भी हार सकते हैं। कोई एग्ज़िट पोल किसी एक प्रदेश में किसी की सरकार बनवा रहा है, दूसरे में दूसरी सरकार बनवा रहा है, तो वहाँ उसके भी कोई मतैक्य नहीं है। एग्ज़िट पोल्स में कोई उस दिशा भी उस तरह की नहीं है। तो एग्ज़िट पोल को छोड़ दीजिए। मेरा कहना है कि आप मेरा आकलन सुनिए। मैंने ये आकलन किस आधार पर बनाया है इसको भी बताता हूँ। मैं इन 5 राज्यों में से किसी राज्य में चुनाव के दौरान गया नहीं इस बार, और मेरा आकलन का आधार बना है जो इन राज्यों में जो लोग गए हैं उनसे बातचीत, इन राज्यों में जो लोग हैं जो राजनीतिक रूप से चुनाव के बारे में जानकारी रखते हैं, चुनाव की खबर रखते हैं, और जिस तरह का परिवर्तन होता है मतदाताओं के मन में उसकी खबर रखते हैं। और ख़ास तौर से टेलीविज़न और अखबारों में उन मतदाताओं से बातचीत सुनकर कि जब रिपोर्टर उनके पास पहुँचे और उनसे पूछा, अलग अलग तरह के सवाल किए, तो उसके जवाब में वो क्या बोल रहे थे, वो पहले किस पार्टी को वोट दे चुके हैं और अब उसको देना चाहते हैं कि नहीं, ये सब बातें सुनकर। और उसके अलावा मेरी अपनी जो जानकारी है, इतने समय से जो चुनाव को मैं फॉलो कर रहा हूँ, राजनीति को कर रहा हूँ, उन सब के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर मैंने एक आकलन बनाया है। तो शुरुआत करते हैं असम से। असम नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। असम में पिछली बार जब बीजेपी सत्ता में आई तब भी शंका जाहिर की जा रही थी चुनाव के दौरान कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? वो सबसे बड़ा कारण, जहाँ भी बीजेपी मुख्य दल बन जाती है, चाहे विपक्ष की, चाहे सत्तारूढ़ दल की बनने वाली हो या दावेदार हो, तो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है मुस्लिम फैक्टर। क्योंकि बीजेपी को उतने प्रतिशत वोट माइनस करके बाकी में से जीत के लिए वोट लाने पड़ते हैं। तो असम में लगभग 28% मुस्लिम मतदाता हैं या मुस्लिम आबादी है। तो ऐसे में बीजेपी कैसे जीत पाएगी? और एक फैक्टर जो लोग भूल जा रहे हैं कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी लगातार ये मुस्लिम वोट का जो वीटो है उसको गलत साबित कर रहे हैं। उस वीटो को उन्होंने ख़त्म कर दिया है कि जिसको मुस्लिम वोट मिलेगा वही पार्टी सत्ता में आएगी। ये जो धारणा बनी हुई थी आज़ादी के बाद से, उसको उन्होंने, इस मिथक को तोड़ दिया। तो खैर, असम में इस बार के चुनाव में देखिए, जो भी नॉर्थ ईस्ट में राज्य हैं वहाँ जो रहने वाले हैं, या सभी प्रदेशों में जहाँ आदिवासी या इस तरह की आबादी ज़्यादा है, उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी पहचान को लेकर होती है। असम में इस बार ये मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनको लगता है ये खतरे में पड़ गया है। क्यों पड़ गया है? कि डेमोग्राफी बदल रही है। जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है वो मुद्दा लगातार बड़ा होता जा रहा है। इस मुद्दे पर काफ़ी आंदोलन हो चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके बाद कई चीज़ें हुई, आंदोलन हुआ, आंदोलन करने वाली पार्टी सत्ता में आई, बाहर गई, ये सब हुआ, लेकिन वो मुद्दा बना हुआ है। अब लोगों का डर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर से इस चुनाव में बदरुद्दीन अजमल के कांग्रेस से अलायंस के कारण इक्वेशन बदल गए। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का मूल आधार जो है, जो बांग्लादेश से आए घुसपैठिए मुसलमान हैं, वो है। और उनके बेटे ने एक बयान दे दिया, इसमें कोर्ट में खाज ये हुआ, उसने कह दिया कि आने वाले समय में असम में जो है दाढ़ी, लुंगी और टोपी वालों की सरकार बनने वाली है। तो इस सब का नतीजा ये हुआ, ये बयान और ये अलायंस और बीजेपी का चुनाव प्रचार सब मिला के एक सीधा सीधा ध्रुवीकरण हो गया धार्मिक आधार पर। उसमें अंतर्धारा जो है वो सांस्कृतिक पहचान की, भाषा की, स्थानीय लोगों के अपने अपने मुद्दों की, इसकी भी रही। तो असम में मेरा मानना है कि इस मुद्दे के कारण, देखिए, ये सांस्कृतिक
पहचान की लड़ाई है। इस मुद्दे पर बीजेपी एक तरफ खड़ी है, जो असम के लोगों की इच्छा है उस तरफ खड़ी है, और कांग्रेस और अजमल की पार्टी दूसरी तरफ खड़ी है। तो ऐसे में ये जो टकराव हुआ है, मेरा मानना है कि बीजेपी की बड़ी जीत होने जा रही है। उसको मतलब बीजेपी यानी एनडीए को 2/3 बहुमत मिल सकता है। बाकी संख्या की बात छोड़ दीजिए, एक बार जब आप बहुमत का आंकड़ा पार कर जाते हैं तो फिर तय हो जाता है सरकार आपकी बनेगी। बाकी एकेडमिक डिस्कशन के लिए होता है मामला। तो असम में जो है ये एक फैक्टर और ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहा कि 5 साल की सरकार के बाद सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और जब एंटी इनकम्बेंसी ना हो तो ये मानकर चलना चाहिए कि वो सरकार लौटने वाली है। अगर सरकार से लोग नाराज़ नहीं है तो उसे बदलेंगे क्यों, हटाएंगे क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, कांग्रेस की स्थिति जो पूरे देश में है उससे कुछ अलग असम में नहीं है। तो ये कारण हैं जिनकी वजह से असम में मुझे लगता है कि बीजेपी एनडीए की सरकार बनना तय है। लगभग नतीजे ना आए तब तक बिल्कुल तय नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे आकलन में तय है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। देखिए, बंगाल जो है वो देश के बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग राज्य है। वो बंगाल के लोग मानते भी हैं कि ये विशिष्ट राज्य है जहाँ बाकी जिस तरह की राजनीति चलती है वो नहीं चलती, जाति की राजनीति नहीं चलती, धर्म की राजनीति उस तरह से नहीं चलती। अयोध्या आंदोलन के दौरान कोई असर नहीं हुआ, बंगाल में भाजपा को कोई समर्थन नहीं मिला, ये सब बातें हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना है कि जिस तरह की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ममता बनर्जी का कैंपेन और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे, इन सब को देखते हुए मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बहुत बड़े बहुमत से बनने जा रही है। तो ममता बनर्जी हार रही हैं। वो हार क्यों रही हैं ये बताऊं, इससे पहले आपको बताता हूं थोड़ा संक्षेप में कि वो जीती क्यों थी। देखिए, 2009 से पश्चिम बंगाल में पहली बार जाति की राजनीति शुरू हुई। उससे पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट ने जातियों को महत्व नहीं दिया, प्रतिनिधित्व नहीं दिया, सत्ता में भागीदारी नहीं दी। तो उससे लोगों के मन में धीरे धीरे असंतोष पैदा होता रहा। लेकिन जो दावेदार थे उनकी भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं थी, इसलिए लोग चुप थे। 9 में उन्हें लगा, 2009 में, कि ममता बनर्जी ऐसा कुछ कर सकती हैं, तो वो बदलाव शुरू हुआ, जाति का उभार शुरू हुआ। उसका फ़ायदा मिला ममता बनर्जी को। उन्होंने मतुआ संघ के लोगों को साधा, नामशूद्र दलितों को साधा, उनका जो मंदिर है, उनका जो मुख्यालय है वहाँ गई, वो वहाँ के लिए घोषणाएँ की। तो मतुआ समुदाय उनके साथ हो गया। पश्चिम बंगाल में माना जाता है कि 3 जो फैक्टर हैं, 3 जो जनाधार हैं, वो आपको सत्ता में लाते हैं। एक दलित आबादी, दूसरा मुस्लिम आबादी मतदाता। दलित मुस्लिम मिलाकर पश्चिम बंगाल में कुल आबादी का लगभग 60% है, जो और किसी राज्य में नहीं है। उसके साथ एक भद्रलोक है पश्चिम बंगाल में, और इस भद्रलोक के बारे में, मतलब इसकी पकड़ और इसकी राजनीतिक सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव है, वो देश के और किसी राज्य में नहीं है। भद्रलोक मतलब सवर्ण जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है, इंटेलेक्चुअल, और इसके अलावा फिल्म और दूसरे क्षेत्रों के जो कलाकार हैं, वो जो ओपिनियन मेकर कहे जाते हैं, इनके बारे में माना जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब दलित उभार की बातें, जातीय उभार की बातें होने लगीं तो ये कहा गया कि नहीं, ये भद्रलोक ऐसा होने ही नहीं देगा। तो ये 3 जिसके साथ होते हैं वो सत्ता में आता है। ये 2016 तक दिखाई दे रहा था। क्या इस बार ये मिथक टूट जाएगा? अब ममता बनर्जी मैं बात कर रहा हूँ कि जीती क्यों। तो उनकी जीत का कारण बना ये तीनों कॉम्बिनेशन, ये तीनों समुदायों का लेफ्ट से कट कर उनके साथ आ जाने का। 2011 में उनकी जीत हुई। उसके बाद उनको लगा कि अगर मुस्लिम समुदाय को और जोड़ लिया जाए, उनमें अपना जनाधार और बढ़ा लिया जाए, तो लेफ्ट और कांग्रेस को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। फिर यहाँ पर जो है कोई विपक्ष नहीं रह जाएगा, विरोध नहीं रह जाएगा, मेरा एक छत्र राज्य होगा। और उस रास्ते पर वो चल पड़ी। उस बीच में उनके पार्टी में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ये सब बढ़ने लगा।
2016 की जीत ने उन्हें निश्चिंत और निरंकुश दोनों बना दिया। उनको लगा कि अब विपक्ष खत्म हो चुका है, 294 में से 211 सीटें मिल गई हैं, अब कोई है नहीं सामने। जो स्थापित विपक्ष था वो खत्म हो गया, नया विपक्ष कोई आया नहीं, तो रास्ता साफ था। उसका नतीजा ये हुआ कि वो गाफिल हो गई और 2018 में पंचायत चुनाव में जिस तरह उन्होंने रिगिंग कराई, 1/3 लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, हिंसा हुई, गांव गांव में लोगों को पीटा मारा, जो भी खिलाफ था उनके खिलाफ दमन का चक्र चला। ऐसा दमन का चक्र चला कि लोगों के मन में भय लेफ्ट फ्रंट की सरकार के समय से भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ममता बनर्जी को लगा कि इससे मेरे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरे राजनीतिक जो भविष्य है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही उन्होंने गलती की। इसी मौके का फ़ायदा उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में घर बना लिया। ममता बनर्जी को इसका अंदाज़ा नहीं लगा। बीजेपी ने पहले मতুआ समुदाय, नामशुद्ध समुदाय को अपने साथ जोड़ा, उनको आश्वासन दिया कि हम जो है तुम्हारी नागरिकता की समस्या हल करेंगे, दूसरी समस्याएं भी हल करेंगे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी देंगे। उसके अलावा महिषिया समाज, जो पिछड़ा समाज माना जाता है, उसकी आबादी लगभग 9% है और वो 12 लोकसभा और 84 विधानसभा सीटों पर चुनाव पलटने की ताकत रखते हैं। उसको बीजेपी ने जोड़ा। जो देश भर में धारणा है या सच्चाई भी है कि बीजेपी जो है वो अगड़ी जातियों की पार्टी है, उसकी छवि बनी है, हर राज्य में अगड़ी जातियां उसके साथ हैं। पश्चिम बंगाल में उल्टा हो रहा, अगड़ी जातियां उसके साथ नहीं आई, दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, ये बीजेपी ने इसको साधा और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा उसको मिल गया। जो 42 में से 18 सीटें जीत गई। तब ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उनको समझ में नहीं आया कि हो क्या गया, बीजेपी कहाँ से आ गई। हमने लेफ्ट और कांग्रेस को ख़त्म कर दिया था, ये बीजेपी का तो कोई जनाधार था नहीं। 2016 में 3 सीटें जीती थी विधानसभा की, ये कहाँ से आ गई। तो उससे उनको बहुत बड़ा झटका लगा। उनको लगा कि अब सुधारना चाहिए। वो कोशिश करती हैं। उस बीच में उन्होंने 3 गलतियाँ और की। एक, अपने भतीजे को अपना राजनीतिक वारिस एक तरह से घोषित कर दिया, उसको आगे बढ़ाने लगी, तो उससे पार्टी में नाराज़गी हो गई, लोग छोड़कर धीरे धीरे जाने लगे। दूसरी गलती हुई उनसे कोरोना और अम्फन तूफान जो आया उसके राहत बचाव कार्य में इतना भ्रष्टाचार किया तृणमूल के लोगों ने, ऐसी लूट की कि लोग त्राही त्राही करने लगे। तो ममता बनर्जी सरकार की जो भी अच्छी नीतियां थीं वो सब पीछे चली गईं। ये भ्रष्टाचार सबके सामने आ गया कि ये इससे निपटना ज़रूरी है। उधर 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने केंद्र में नागरिकता संशोधन कानून पास करा दिया और मतुआ समुदाय को कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम ये CAA लागू करेंगे और आपको नागरिकता मिलेगी, आप इस देश के वैधानिक रूप से नागरिक बन जाएंगे। तो आश्वासन पर 2019 में जुड़ा था बीजेपी से और 2021 में अब जुड़ा है वो कि कानून बन चुका है, बीजेपी सत्ता में आई तो हमको जो है नागरिकता मिल जाएगी। ये कारण जो हैं ममता बनर्जी की हार के बन रहे हैं और बीजेपी की जीत का कारण ये एक और है। ममता बनर्जी के खिलाफ जो नाराज़गी है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, वो तो है ही, बल्कि एक नहीं 2 बड़े कारण। 2018 के पंचायत चुनाव की हिंसा, उसने लोगों को हिला दिया है। उनको लगता है कि अगर ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आई तो इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर हिंसा होगी और वो नहीं चाहते लोग, इसलिए ममता बनर्जी को जाना पड़ेगा। दूसरा कारण है कि लेफ्ट और कांग्रेस जो 2016 में सिकुड़ गए थे वो अब सिमट गए, बिल्कुल सफाया हो रहा है। उनका वोट जो है बीजेपी को लोकसभा में भी ट्रांसफ़र हुआ था, इस बार और ज़्यादा हो रहा है। तो ये बीजेपी की जीत का कारण बनेगा। अब बात करते हैं केरल की। दक्षिण का ये राज्य जो है गॉड्स ओन कंट्री कहलाता है। यहाँ पर एक परंपरा है लगभग 42 साल से कि एक बार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF आता है, एक बार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF आता है। UDF का नेतृत्व कांग्रेस करती है, LDF का नेतृत्व CPM करती है। तो इस समय CPM सत्ता में है तो ये माना जा रहा था कि अब कांग्रेस की बारी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ ये परंपरा टूटने वाली है इस बार।
और ये परंपरा टूटने वाली है और लेफ्ट फ्रंट फिर से सत्ता में आने वाला है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि देखिए, कांग्रेस की स्थिति जो बाकी देश में है वही असम में है, वही केरल में है। हर जगह निराशा, संगठन में फूट, आपसी लड़ाई, लोगों से संपर्क कम होना, ये सब कुछ कांग्रेस के साथ है, वही केरल में है। केरल में ऐसा कहा जा रहा है, जो जानकार हैं, वहाँ की स्थिति की, ज़मीन की जानकारी रखते हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो लोकसभा क्षेत्र है वायनाड, जिसमें इत्तेफाक से सिर्फ 3 विधानसभा सीटें हैं, इसीलिए उसको शायद चुना भी गया था, वो तीनों भी कांग्रेस हार रही है। तो ये 42 साल बाद पहली बार होगा कि जो सत्ता में है वो दोबारा सत्ता में आ रहा है। और आप देखें, ज़रा ध्यान से अगर देखिए, तो केरल आज का 2021 का उस स्थिति में है जिस स्थिति में 2016 में बंगाल था। तब जो इस्टेब्लिश्ड अपोजिशन था वो ख़त्म हो गया था और नया अपोजिशन उभरा नहीं था, कोई ताकत उभरी नहीं थी। केरल में वही हो रहा है, कांग्रेस ख़त्म हो रही है। जो नया अपोजिशन हो सकता है, बीजेपी जो उभर सकती है, वो अभी 2016 में जो बंगाल में स्थिति थी वही है। हो सकता है 3-4 सीटें ही आएँ, 3 सीट आ जाएं तो ये भी बड़ा इत्तेफाक होगा। तो ये स्थिति केरल में है कि केरल में कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। केरल के बाद चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु दक्षिण का एक विशिष्ट राज्य है, जहाँ द्रविड़ आंदोलन की जो राजनीति है वो लंबे समय से चल रही है। लेकिन वो आंदोलन पहले एमजीआर के जाने के बाद कमज़ोर पड़ा, फिर जो है अब करुणानिधि और जयललिता के नहीं रहने पर वो समाप्ति की ओर है, वो अंतिम सांसें ले रहा है। आप देखिए, इस पूरे चुनाव में कोई द्रविड़ आंदोलन की या उसकी आत्मा की, उसके जो सिद्धांत और नीतियाँ थीं, उसकी बात नहीं कर रहा है। अन्ना द्रमुक में जो है, जयललिता की मौत के बाद फूट हो गई, 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए पार्टी के, और वो पार्टी दिशाहीन लग रही है। कोई इस तरह का जोड़ने वाला नेतृत्व तो नहीं है। सत्ता में है इसलिए जो है वो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि वो सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक लग नहीं रहा है। एमके स्टालिन आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए, द्रमुक जो है, जिसके नेता हैं स्टालिन, वो नास्तिकों की पार्टी थी, जो धर्म में विश्वास नहीं करने वाले हैं, एथीस्ट जिनको कहते हैं, वो हैं। और उस पार्टी का नेता क्या कह रहा है, वो सार्वजनिक रूप से सफाई दे रहे हैं कि मेरी पत्नी जो है वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, हर मंदिर में जाती है, कोई तमिलनाडु का मंदिर नहीं छोड़ा, हर मंदिर में दर्शन करने गई। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं, सब धार्मिक हैं। उसके अलावा अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि हम सत्ता में आए तो इतने लाख लोगों को हर साल धार्मिक या तीर्थ यात्रा पर भेजेंगे। अब ये नास्तिक पार्टी जो है वो आस्तिक हो रही है। तो आप देखिए, देश बदल रहा है। तो ये दौर नास्तिकों के आस्तिक होने का है। धर्म के प्रति, या कहें कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। राजनीतिक दलों को समझ में आ रहा है कि एक तरफा जो विमर्श था वो नहीं चलने वाला है। तो मेरा जो एग्ज़िट पोल कहें, ओपिनियन कहें, आप मेरा आकलन कहें, उसके मुताबिक इन 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी एनडीए की जीत होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनने जा रही है, असम में सत्ता में वापसी हो रही है, पुदुचेरी में सरकार बन रही है, ये लगभग सभी लोग मान रहे हैं। बीजेपी और एनआरसी का गठबंधन है, वो सत्ता में आने वाला है। कोई सत्तारूढ़ दल इसलिए नहीं है कि जो सत्तारूढ़ दल था 5 साल, वो राष्ट्रपति शासन लग गया है चुनाव से पहले, तो वहाँ कोई पार्टी अभी सत्ता में नहीं है। तो 5 में से 3 में बीजेपी जीतने जा रही है। चौथा राज्य केरल, वहाँ सीपीएम जीत रही है। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि अब सीपीएम राष्ट्रीय पार्टी से, क्षेत्रीय पार्टी से होते हुए व्यक्ति की पार्टी होने जा रही है। केरल में सीपीएम पिनराई विजयन की पार्टी होने जा रही है, उन्हीं की चलेगी। सेंट्रल कमेटी की, पोलित ब्यूरो की अब केरल में नहीं चलने वाली है। और तमिलनाडु में ये साफ दिखाई दे रहा है कि स्टालिन की ताजपोशी होने वाली है। तो 2 तारीख को क्या होता है
नतीजे आएंगे तो मालूम होगा कि मेरा आकलन कितना सही था, गलत था। गलत होगा तो मैं आऊँगा फिर आपके सामने, माफ़ी भी मांगूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या मैंने गलत देखा। सही हुआ तो आप बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। लेकिन उससे पहले एक सूचना आपको दे दूं कि अब तक मैं रविवार को वीडियो नहीं बना रहा था। अगले रविवार यानी आने वाले 2 मई को रविवार है, 2 मई को चुनाव नतीजों का भी दिन है, तो उसी दिन से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन सुबह की बजाय शाम को करूँगा 4-5 बजे। वो टाइम आपको बता दिया जाएगा। उस पर ये जो अभी जो करते हैं करंट अफेयर्स का, उससे हट के अलग किसी मुद्दे पर करेंगे। और इस बार मुद्दा होगा कि क्या देश के 3 टुकड़े होने वाले थे? कौन लोग इसके लिए सहमत थे? जिन्ना सहमत थे, माउंटबेटन सहमत थे, गांधी जी क्या सोच रहे थे? ये सब बताऊंगा उस वीडियो में। इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।